वेलकम स्टूडेंट। आज से स्टार्ट करते हैं हम जेनेटिक्स पार्ट 2 पढ़ना। हम इसमें पढ़ेंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स, ये सारे टर्म्स के बारे में ये समझेंगे हम कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। और ये एक्चुअली समझना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आगे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे लिटरेचर तभी समझ में आ सकते हैं जब हमें इन सारे टर्म्स के बारे में पता हो। और एक्चुअली ये टर्म पूरे अच्छे तरीके से जब क्लियर होता है तो हम सब कुछ आसानी से समझ पाते हैं, क्वेश्चंस भी कर पाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। सबसे पहला पॉइंट मैं ये डिस्कस करूंगा। कैरेक्टर्स क्या होता है? कैरेक्टर कोई भी ऑब्जर्वेबल क्वालिटी होता है जो जो कि इनहेरिट किया जा सकता है। जैसे कि मान लो हम अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है, सिर्फ हाइट की बात करें, इसकी सिर्फ हाइट की, तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये हाइट टॉल भी हो सकता है, ये शॉर्ट भी हो सकता है और मीडियोकर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग रूप मिल जाते हैं एक ही क्वालिटी के। मतलब सिर्फ हाइट की बात करें तो उसके तीन अलग अलग फॉर्म्स मिल जाएंगे। तो जब हम कैरेक्टर्स और ट्रेट्स की बात कर रहे होते हैं तो ये दोनों चीज आपस में ऐसे ही जुड़ा हुआ है। कैरेक्टर्स क्वालिटी को बताता है जबकि ट्रेट उसके तीन वेरिएंट फॉर्म्स को दर्शाता है। ठीक है, ये जो तीन वेरिएंट फॉर्म, मान लो इस एग्जांपल में अगर ले ले हाइट के एग्जांपल, तो ये तीन अलग अलग वेरिएंट फॉर्म होते हैं। और हाइट क्या था? कैरेक्टर था। हाइट क्या था? कैरेक्टर था। जबकि ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों ट्रेट हो गए। तो जब हम डिफाइन करेंगे ट्रेट्स क्या है, तो ट्रेट इज जस्ट द वेरिएंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर दैट इज एक्चुअली इनहेरिटेड एंड एक्सप्रेस्ड। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कि एक्सप्रेस्ड होता है उसी को ट्रेट कहते हैं, है ना। और ये कैरेक्टर का फॉर्म। दूसरा एग्जांपल से और आसानी से समझ में आएगा, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, एक फ्लावर कलर का वाला एग्जांपल। देखो, मान लो जब हम फ्लावर कलर की बात कर रहे होते हैं, तो अगर सिर्फ हम कलर की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे होते हैं कि बहुत सारे कलर हो सकते हैं। या तो फ्लावर व्हाइट कलर का हो सकता है, या तो फ्लावर येलो कलर का हो सकता है, या फ्लावर ग्रीन कलर का हो सकता है, समझ रहे, या रेड कलर का फ्लावर हो सकता है। तो कलर की सिर्फ बात करें तो कलर तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना, एक फ्लावर, अलग अलग फ्लावर्स में या एक फ्लावर्स के फॉर्म्स में। तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि जब हम कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उस क्वालिटी का जो अलग अलग फॉर्म्स है, वाइट हो, ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड हो, ब्लू हो, ये सारे फॉर्म्स जो हैं, ये सारे फॉर्म्स ही एक्चुअली क्या है? ट्रेट्स हैं। और यही सारे ट्रेट क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में। मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई, कैरेक्टर और ट्रेट क्या है। नहीं हुआ तो एक एग्जांपल और समझ लो। जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो उसका कम्प्लेक्शन जो है, चेहरे का कम्प्लेक्शन बहुत फेयर है। ठीक है, एक उसी फैमिली में एक ऑर्गेनिज्म आया, मान लो उसका भाई, जिसका कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है। तो जब हम कम्प्लेक्शन की बात करें तो कम्प्लेक्शन टर्म जब आएगा तो वो कैरेक्टर के लिए आएगा, लेकिन जब गोरा और काला की बात करते हैं या फेयर या डार्क की बात करते हैं, तो फेयर जो बोलते हैं वो ट्रेट हुआ, डार्क जो हुआ वो एक ट्रेट हुआ, लेकिन कम्प्लेक्शन इज जस्ट ए कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये दोनों आपस में रिलेटिव टर्म है और बहुत आसान है, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं। खैर, वो इसके बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले ये समझो कि ये रिलेटिव टर्म कैसे है। मैं बताऊं, कोई भी चीज़ डोमिनेंट हो सकता है और कोई भी चीज़ रिसेसिव हो सकता है। डिपेंड करता है कि किसका एक्सप्रेशन कहाँ पे कैसा है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक इंसान है, ठीक है, मैं इंसान की बातें कर रहा हूँ अगर, तो एक इंसान है, वो बहुत जोर जोर से बोल रहा है, ठीक है, और एक जो है वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है। तो इस केस में इसकी आवाज़ जो है, इसकी आवाज़ को क्या किया? डोमिनेट कर दिया या सुपर इम्पोज कर दिया। मतलब इसकी आवाज़ को, छोटे वाले इंसान की आवाज़ को ये बिग मैन ने क्या कर दिया? दबा दिया, डोमिनेट कर दिया। तो ये एक रिलेटिव टर्म है।
और इसकी आवाज क्या बन गई, रिसेसिव। मतलब ये बात समझ में आई। कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर जो कि ओवर एक्सप्रेस कहने का मतलब एक्सप्रेस हो किसी दूसरे कैरेक्टर के प्रेजेंस में भी, कोई दूसरा कैरेक्टर है इवन देन ये अपना कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कर रहा है और दूसरे का पता ही नहीं चल रहा कि वो है भी कि नहीं है, हाँ, और वो डोमिनेट करके सिर्फ अपना कैरेक्टर को दिखा दे रहा है, तो वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो गया ना। और उसके पीछे कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो जीन डोमिनेटिंग जीन हो गए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म को। ये दोनों आपस में रिलेटिव है। मान लो, रिलेटिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, रिलेटिव उस चीज को बोलते हैं जो किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ले रहे हैं। मान लो ये बिग और स्मॉल था यहाँ पे, अगर कोई और इससे भी ताकतवर आदमी जो इससे ज्यादा चिल्ला सकता है वो यहाँ आ गया तो ये इसको डोमिनेट कर जाएगा ना। ये वेरी बिग मैन लिख देता हूँ मैं, तो ये इसको डोमिनेट कर गया इस इंसान को। तो मैं इससे क्या बता दे रहा हूँ कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो चलो डोमिनेंट और रिसेसिव हम यहाँ तक क्लियर कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। नहीं आया तो एक एग्जांपल चलो और बता देता हूँ, किसी को अगर नहीं आया हो तो एक उसके लिए एक एग्जांपल है। क्या है एक एग्जांपल, जैसे ये समझो कि मान लो एक जीन जो है वो टॉल प्लांट को कोड कर रहा है, ठीक है, और एक जीन जो है वो ड्वार्फ प्लांट को कोड कर रहा है, ठीक है, ड्वार्फ प्लांट को कोड कर रहा है। वहाँ के जो सोसाइटी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में टॉल प्लांट बहुत ज़्यादा नंबर है, आउट नंबर में है। यानी कि टॉल जीन अगर एक भी आता है ना तो उसके एक्सप्रेशन के वजह से टॉल कैरेक्टर ही कैरी हो पाता है, जबकि जो शॉर्टनेस है, जो डॉर्कनेस है, वो नहीं हो पाता कैरी। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं एक ऐसा जीन जो कि सिर्फ एक टॉलनेस को कोड किया और मान लो दूसरा जीन जो शॉर्टनेस को कोड किया था, लेकिन इवन देन प्लांट्स वहाँ के हर जगह जो है टॉल ही टॉल दिख रहे हैं, तो हम ये बोल देंगे कि वो जो जीन है वो डोमिनेंट है, वो टॉल जो है कैरेक्टर है वो भी डोमिनेंट है। ठीक है, तो ऐसे हम समझते हैं। और चीज़ें क्लियर होगी, अभी आगे पढ़ेंगे तो जरा देखते हैं। एक पॉइंट देख लेते हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, ये क्या होता है। डिप्लॉयड एक्चुअली में हम किसको बोलते हैं, ऐसे सेल्स में जिसमें कि टू सेट ऑफ क्रोमोजोम हो, है ना। टू सेट ऑफ क्रोमोजोम होने का क्या मतलब है सर, टू सेट ऑफ क्रोमोजोम उसको बोलेंगे ना हम जिसमें कि मान लो एक ही क्रोमोजोम जिसमें कि कोई जीन प्रेजेंट हो, किसी चीज को कोड कर रहा था, उसी का हमशक्ल एक और उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि वो टू सेट ऑफ क्रोमोजोम है, ठीक है, एक ही सेल में। तो और ऐसे क्रोमोजोम को पता है होमोलोगस क्रोमोजोम भी बोलते हैं। ऐसा मैंने नीचे भी इसको डिस्क्राइब किया था, फिर भी कर देता हूँ, होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं। और ये डिप्लॉइड सेल में मिलेगा, है ना। हैप्लॉइड में क्या होगा, हैप्लॉइड में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है, ठीक है, इसमें एक क्रोमोजोम है ना, इसका कोई हमशक्ल नहीं होगा इसके पास इस सेल में, ठीक है, जबकि इस सेल में, ए सेल में जो है, ए सेल में दो क्रोमोजोम होंगे और दोनों पर सेम जीन होगा। वो बात अलग है कि ये दोनों हो सकता है ट्रेट को, अलग अलग ट्रेट को एक्सप्रेस करे, लेकिन ये जो जीन होंगे, ये दोनों जीन का कैरेक्टर जो होगा सेम होगा, जिस कैरेक्टर को ये कोड करेंगे। क्या कुछ गड़बड़ अगर लग रहा है, प्रॉब्लम, तो ऐसे समझो इसको कि ये जीन 1 है और ये जीन 2 है मान लो, तो जीन 1 जो होगा ये क्या करेगा, ये मान लो हाइट को कोड कर रहा है, तो जीन 2 भी हाइट को ही कोड कर रहा होगा। बस ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो जीन 1 है ये टॉलनेस को कोड कर सकता है और ये डॉर्कनेस को कोड कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में। हैप्लॉयड में बस एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसमें एक ही जीन होता है और यही सब कुछ एक्सप्रेशन शो कर रहा होता है अगर वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलील और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं।
होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में तो मैंने बता दिया, एक जैसे जुड़वा क्रोमोसोम, एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, अब एलील के बारे में भी जान लेते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो एक बेसिक डेफिनेशन है एलील का, बहुत जगह फेमस है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स बोलते हैं लोग इसको। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। क्या होता है ये अल्टरनेट फॉर्म्स? मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सेल लिया, यहाँ पे जो दिख रहा है तुम लोगों को, इस सेल का न्यूक्लियस, ये क्या था? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होंगे? क्रोमैटिन, जिसको जो किससे बना है? डीएनए से बना हुआ है। तब क्रोमोसोम, कुछ भी बोल दो, वो क्या होगा? मान लो इस तरह से तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये क्रोमैटिन या क्रोमोसोम जो भी है, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन जब तुम एक्चुअली इसको अनफोल्ड करके या माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये एक्चुअली ये जो थ्रेड है, जो डीएनए से बना हुआ है, ये डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ये थ्रेड बहुत पतला डबल स्ट्रैंडेड दिखेगा तुमको। और मैंने ये पहले पार्ट 1 में पढ़ाया है, जिसे समझ में ना वहाँ देख भी सकते हैं उसको अच्छे से। अब ये डबल स्टैंडर्ड है, तो इसके कुछ पार्ट पे मैंने बताया था जीन होगा, और ये जीन क्या करेगा? कोड करता है प्रोटीन, जो कि कैरेक्टर बनाता है। ठीक है, तो अब समझो कि ये जो जीन था, ये हो सकता है ना कि ये दो अलग अलग कैरेक्टर को कोड कर सकते हैं अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो। मान के चलो कि ये मैंने बना दिया एक क्रोमोसोम, जो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, ये क्रोमोसोम की बात होगा। और एक दूसरा क्रोमोसोम भी बना दिया मैंने। ठीक है, अब ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड की बात कर रहा हूँ मैं। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है इसके पास। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लॉयड सेल 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके दोनों पे जीन होंगे, दोनों मान लो लेंथ को कोड कर रहा है। ठीक है, दोनों लेंथ को कोड कर रहा है, लेकिन लेंथ टॉलनेस भी हो सकती है, डॉर्कनेस भी हो सकती है। समझ रहे हो? तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे जीन्स जो होते हैं दो क्रोमोसोम पे हैं, मतलब एक ही जीन है, लेकिन एक ही कैरेक्टर का जीन है, लेकिन उसके दो फॉर्म्स हैं, एक टॉलनेस को कॉज कर रहा है, एक डॉर्कनेस को कॉज कर रहा है। या हो सकता है दोनों टॉलनेस को ही कोड करे, या दोनों डॉर्कनेस को ही कोड करे। मतलब एक ही कैरेक्टर का जीन है, लेकिन उसके दो अलग अलग फॉर्म है, दो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या बोल देते हैं? इन दोनों जीन को, इस जीन को और इस जीन को, जो टॉल को कोड कर रहा है और जो डॉट को कोड कर रहा है, ये दोनों क्या हो गए? एलील हो गए। क्या हो गए? एलील हो गए। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो भी और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ऐसे समझो कि मान लो ये जो सेल था, इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम थे, यानी कि 40 क्रोमोसोम हो गए इसमें। 40 हो गए, मतलब एक क्रोमोसोम का एक जुड़वा क्रोमोसोम है, तो मैं उसको डिप्लॉयड बोल दूं। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो। अब मान लो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें ऑलरेडी है, तो एक क्रोमोसोम पे क्या होगा? एक जीन होगा। ठीक है, और दूसरे क्रोमोसोम पे भी क्या होगा? एक जीन होगा। और ये दोनों जीन कोड कर रहे होंगे किसी चीज को। तो क्योंकि ये जो जीन होते हैं इस लोकेशन पे, चलो मैं रेड पेन से इसको घेर रहा हूँ, ये दोनों जीन एक ही कैरेक्टर को कोड करते हैं, एक ही कैरेक्टर को कोड करते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर का जो ट्रेट होगा, कैरेक्टर तो एक ही होगा, लेकिन जो एक्सप्रेशन हो सकता है वो अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मान लो हाइट को कोड कर रहे हैं, लेकिन ये टॉलनेस को कोड कर देंगे और ये डॉर्कनेस को कोड कर देंगे, ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन हाँ, जीन तो एक ही है। समझ रहे हो? जीन हाइट के लिए है, इस पे भी इस पे भी। तो ये दोनों जीन जो है, एक और दो, ये दोनों जीन को हम बोल देते हैं, ये दोनों अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। किसके? जीन के। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ए जीन। तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन है, जो कि बहुत जरूरी होता है ठीक से समझना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि क्या होता अगर सेल डिप्लॉयड नहीं रहता बल्कि हैप्लॉयड रहता। तो मैं यहाँ पे हैप्लॉयड सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो,
येलो से जिसको मैं कलर कर दिया, ये हैप्लॉइड सेल है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको कि इसमें एन है, एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम ही है, मतलब एक ही पेयर ऑफ क्रोमोजोम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन से। और ये मान लो फीमेल गैमेट है और ये मान लो मेल स्पर्म है, ठीक है। अब ये दोनों अगर एक ही क्रोमोजोम है इन दोनों के पास, इन दोनों के पास क्या है, एक ही क्रोमोजोम है, तो हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि जो मेल स्पर्म है उसके पास एक क्रोमोजोम है, तो उसमें भी एक ही जीन होगा। जो फीमेल गैमेट है उसका जो एक क्रोमोजोम है उसमें भी एक ही जीन होगा। और ये दोनों जब जायगोट बना रहे होंगे, जब जायगोट बनाएंगे उस समय ये क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। उस समय क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, दोनों क्रोमोजोम आपस में एक ही सेल में आ जाएंगे। ये दोनों सेल फ्यूज होगा तो दोनों क्रोमोजोम एक ही सेल में आ जाएगा, और दोनों जो है क्या हो जाएगा, 2n में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, डिप्लॉइड बन जाएगा, और ये फिर कैरेक्टर को कोड करेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं। और यही डिप्लॉइड सेल जब मल्टीपल माइटोसिस करेगा तो एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा। देखो मैंने एक ऑर्गेनिज्म ब्लू कलर से बना दिया है, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म में उसका जो रिप्रोडक्टिव एरिया होगा, जो रेड पेन से यहाँ पे शो किया गया है, देखो एरो करके, ये रिप्रोडक्टिव एरिया जो है, ये जो है ना, इसमें मियोसिस होता है और ये फिर हैप्लॉइड सेल को बनाते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल तो था जिसमें कि 2n रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, मान लो, जिसमें कि सेल्स जो थे वो 2n थे, मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम था, ठीक है। लेकिन वो जो डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम था वो एक्चुअली में गैमेट बनाने के चक्कर में सिंगल सेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तुमने पढ़ा होगा, मियोसिस के दौरान होता है। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है, वो देख सकते हैं यहाँ पे। देखो ये क्या था, एक सेल था, और ये सेल मैं देखो मार्क कर रहा हूँ, ये सेल था, इसमें 46 क्रोमोजोम थे। अब ये इसमें क्या हुआ, एस फेज एब्सेंट हो गया, मतलब इसमें क्रोमोजोम बना ही नहीं, मतलब रेप्लिकेट ही नहीं हुआ। तो जितना था, अगर ये सेल डिवाइड हुआ तो दोनों में आधा आधा क्रोमोजोम चले गए। अगर ये 2n था तो nn हो गया। अब ये जब nn हो गया तो मतलब अगर मैं बोलूँ इसमें 46 क्रोमोजोम थे, अगर इसमें 46 क्रोमोजोम थे तो ये 23 क्रोमोजोम बच गए, ठीक है, यहाँ पे। और यही बाद में क्या होता है, माइटोसिस लाइक इक्वेशनल डिवीजन होता है। देखो रेड पेन से भी स्टार मार्क किया था मैंने, इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है और दोनों में 23-23 क्रोमोजोम बच जाते हैं। फिर यहाँ पे भी 23-23 क्रोमोजोम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। ये तुम लोग सेल साइकिल में पढ़े हो गए, आई थिंक। नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ देख लिया ना, हैप्लॉइड में बन जाते हैं और ये n नंबर ऑफ इसमें क्रोमोजोम आ जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखो यही चीज है, जब हैप्लॉइड सेल रहेगा, सेल हैप्लॉइड रहेगा और सेल डिप्लॉइड रहेगा, तो इसमें यही अंतर होता है। डिप्लॉइड सेल में 2 क्रोमोजोम होते हैं, 1 2, मैंने यहाँ 1 और 2 से दिखा दिया। हैप्लॉइड सेल में एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। तो हैप्लॉइड में एक ही जीन होगा, एक ही कैरेक्टर को कोड करने के लिए एक ही जीन होगा। लेकिन यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल होंगे उसमें एक कैरेक्टर को कोड करने के लिए 2 जीन होंगे। तो यही दोनों जीन को हम क्या बोल देते हैं, दो टू फॉर्म्स ऑफ जीन है, ये टू फॉर्म्स ऑफ जीन्स है, या फिर ऐसे बोल दो कि अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन है। तो इसको हम एलील बोल देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो एक्चुअली जीन और एलील में अंतर नहीं है, बस ये अंतर है कि जब उसके फॉर्म्स प्रेजेंट हो जीन के, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एलील बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ठीक है। आ जाओ जरा इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है। होमोजाइगस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब अलग अलग, ठीक है। होमोजाइगस में क्या होता है, मान लो एक ऐसा जाइगोट बना, एक ऐसा सेल बना जिसमें कि जो 2 क्रोमोजोम है
अगर वो डिप्लॉइड सेल है, जैगोट बना तो डिप्लॉइड ही होगा, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल है, जैगोट डिप्लॉइड क्यों हुआ, क्योंकि एक गैमेट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से बनता है, दोनों हैप्लॉइड होते हैं और उसके अंदर क्रोमोसोम का संख्या 2n हो जाता है, ठीक है। तो वो डिप्लॉइड सेल हो गया। अब ये डिप्लॉइड सेल जब हो गया तो इसका क्या मतलब है कि इसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, जो जिसको मैंने देखा उस पे दो जीन हो जाएंगे, जीन 1 जीन 2 दोनों को स्टार मार्क करके मैंने दिखाया। तो अगर ये दोनों जीन एक जैसे कैरेक्टर को ही कोड करें, ठीक है, मान लो ये भी टॉलनेस को कोड कर रहा था, ये भी टॉलनेस को कोड कर रहा है, तो एक जैसे कैरेक्टर को जब कोड करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, ये जो एलील था एक जैसा था और एक जैसा कैरेक्टर को कोड कर रहा था, इसलिए हम इसको बोल देते हैं होमोजाइगस, ठीक है। लेकिन हेटेरोजाइगस में क्या होता है, सेल तो था डिप्लॉइड ही, 2n ही था, लेकिन इस दोनों क्रोमोसोम पे जीन जो थे, कैरेक्टर सेम कैरेक्टर के लिए जीन थे, लेकिन जो ट्रेट को कोड किया, एक टॉलरेंस को कोड किया और एक ड्रॉपनेस को कोड किया, तो ट्रेट दोनों का जो है डिफरेंट हो गया। एलील जो है यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट ट्रेट को कोड कर रहे हैं, एक टॉलरेंस को कोड कर रहा है और एक ड्रॉपनेस को कोड कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग ट्रेट को कोड कर रहे हैं इनके जीन्स, ठीक है। तो हमने बोल दिया ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, समझ में आ रहा है। अब देखो, इन द कंडीशन ऑफ हैप्लॉइड सेल के कंडीशन में क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम होगा इस पे, हाँ इस पे एक ही जीन होगा। तो इसमें अगर मान लो जस्ट इमेजिन कि ये कोड करता भी है कोई कैरेक्टर को, तो उसका तो एक ही जीन है, एक ही फॉर्म होगा, है, कोई और दूसरा जीन तो आएगा नहीं उसको कोड करने के लिए। तो इसमें कोई होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वाली बात होगी ही नहीं, क्योंकि एक ही जीन है, एक ही क्रोमोसोम है, समझ रहे हो इस बात को। दो जीन रहते, दो क्रोमोसोम है ना, दोनों एक ही जैसा चीज को कोड कर रहे हैं, तो वो होमोजाइगस हो गया। दोनों अलग अलग कैरेक्टर को कोड कर रहे थे तो हेटेरोजाइगस हो गया। यहाँ तो दो तो है ही नहीं, यहाँ तो एक ही है, तो एक ही जैसा का पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इससे पता चलता है होमो हेटेरोजाइगस, ठीक है, क्या होते हैं। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप क्या होता है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो जो हमारा जेनेटिक मेकअप है ना, जो हम बने हुए हैं जिस जीन से, समझ लो वही जीन को एक्सप्रेस कर देगा, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए ये तरीका जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप तो हम जैसा दिखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस हमारा जो है वही हमारा फिनोटाइप होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जीनोटाइप अलग भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे होता है मैं दिखाता हूँ, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है ऑलरेडी ही, मैं ग्रीन पेन से उसको दिखाऊंगा। चलो देखो, मान लो यहाँ पे एक जीन था, ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम था, ये डिप्लॉइड सेल लिया है मैंने, ठीक है, 2n से मैं शो करता हूँ। उसमें दो क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम, ठीक है, दोनों पे जीन होंगे, एक जीन दो जीन, ठीक है। और अगर ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड सेल है, उसके दो क्रोमोसोम लिए हैं, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम को लिया है मैंने, किसको लिया है भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे लिखा है कि नहीं वो होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम को लिया है मैंने, मतलब ये भी, ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये और ये क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2, या ऐसे बोल दो क्रोमोसोम ए क्रोमोसोम बी, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इन पे, इस पे जो जीन 1 है और इस पे जो जीन 2 है, ये दोनों एक जैसे कैरेक्टर को कोड करेंगे, एक कैरेक्टर को कोड करेंगे, जबकि दोनों का ट्रेट अलग अलग होगा, है ना, या सेम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि होमोजाइगस कंडीशन में सेम ट्रेट होता था और हेटेरोजाइगस कंडीशन में अलग अलग ट्रेट होता था, ठीक है। तो मान लो कि ये जीन जो है टॉलनेस को कोड कर रहा है, क्रोमोसोम 1 का जीन टॉलनेस को कोड कर रहा है और क्रोमोसोम बी का जीन भी टॉलनेस को कोड कर रहा है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा बॉडी का जो बनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनेगा, अगर दोनों टॉलनेस टॉलनेस को कोड कर रहा है, तो अगर मैं टी से टॉलनेस को दिखाता हूँ, ठीक है, तो जेनेटिक मेकअप
जो हम शो करेंगे कि उस बॉडी का, उस ऑर्गेनिज्म का जो होगा वो टीटी होगा, कैपिटल टी से उसको शो कर देंगे। मान लो दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि यही क्रोमोसोम ए जो है, इस पे जो जीन था हाइट, ये टॉलनेस की जगह डॉर्फनेस को कोड कर रहा था। और डॉर्फनेस को मैं यहाँ स्मॉल टी से दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा क्रोमोसोम था उसका जो जीन था, ये वाला जीन, वो भी डॉटनेस को कोड कर रहा था, और जिसको मैं स्मॉल डी से दिखा देता हूँ। तो जेनेटिक मेकअप क्या हो जाएगा उस सेल का, मतलब जो आने वाला ऑर्गेनिज्म होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसी तरह मान लो अगर ये जीन, ए क्रोमोसोम ए पे जो जीन है वो अगर सिर्फ, ये थर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, टॉलनेस को कोड करे, और जो बी जीन है वो शॉर्टनेस को कोड करे, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। स्मॉल टी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसका जेनेटिक मेकअप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ऐसे करके हम जीनोटाइप निकालते हैं, ठीक है। ये मैं एक कैरेक्टर, एक ट्रेट को कोडेड किया हुआ, ट्रेट को, एक जीन से कोडेड किया हुआ एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो मैं एक चीज पॉइंट यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि जेनेटिक मेकअप का जो रिप्रेजेंटेशन है, जेनेटिक मेकअप क्या है, वही जीनोटाइप को शो करता है। और हम इसको टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी से शो करते हैं। लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम के साथ दिखाया हूँ, ये जो मान लो टॉल मैन है और यहाँ पे एक मान लो शॉर्ट मैन है, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल अपीयरेंस है, टॉल होना और शॉर्ट होना। लेकिन हो सकता है कि इसका फिजिकल अपीयरेंस जो हो, ये जो दिख रहा है अंदर से वो हो नहीं। अगर तुम बोल रहे हो कि सर टॉल है, तो तुम ये बोलोगे ना कि टॉल है तो उसका जीन जो है वो टॉलनेस को कोड कर रहा होगा। सही बात है, कोड कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है और इसका एक जीन टॉलनेस को कोड कर रहा है और दूसरा शॉर्टनेस को कोड कर रहा है, डॉफनेस को कोड कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर टॉल ट्रेट जो है, टॉल जो है ट्रेट, वो अगर डोमिनेटिंग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म टॉल ही बनेगा। मैंने बताया था कि जो डोमिनेटिंग होता है उसी का सुनवाई होता है, उसी का कैरेक्टर रिप्रेजेंट होके आता है, एक्सप्रेस होके आता है। तो इस क्रोमोजोम पे जो टॉल का जीन है, इस क्रोमोजोम, बी क्रोमोजोम के जो डॉर्कनेस का जीन है, उसको दबा दिया, उसका एक्सप्रेशन को, और खुद एक्सप्रेस हो गया और आदमी को टॉल बना दिया, ठीक है। ये कंडीशन हो सकता है ना पहला। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि दोनों पे टॉल टॉल का जीन होगा, इस पे भी टॉल का, इस पे भी टॉल का, और दोनों मिलके ने टॉल ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकते हैं। एक यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल टी, जो दोनों जीन अगर टॉल टॉल को कोड करे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक टॉल को कोड करे, एक डॉफ को कोड करे। लेकिन टॉल चूंकि डोमिनेटिंग अगर है तो वो आदमी टॉल हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखो, इसको मैं बॉक्स से घेर रहा हूँ, आदमी जो छोटा है उसमें क्या है, हमें पहले से पता है कि छोटा जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो उसके जो क्रोमोजोम होंगे, उसके जो जीन होंगे, उस दोनों जीन ने स्मॉल टी स्मॉल, मतलब डॉफनेस को ही कोड किया होगा, ठीक है। तभी ये आदमी छोटा बना, ठीक है। अगर एक जीन ने भी टॉलनेस को कोड कर दिया होता तो क्या होता, ये टॉलनेस इस डॉफनेस को दबा देता और ओवर और ऑर्गेनिज्म जो है टॉल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए स्मॉल टी डॉफनेस को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ कि ऐसा है पॉसिबल है क्या, डोमिनेंट टी रहता और स्मॉल टी रहता, तो ये नहीं होगा ना यहाँ पे इस कंडीशन में, क्योंकि हमें पता है पहले से कि कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो ऑर्गेनिज्म अपने आप टॉल बन जाता, शॉर्ट बनता ही नहीं। तो ये डिफरेंस होता है कि फिनोटाइप में, फिनोटाइप दिखता जो है वो हो सकता है उसमें एक स्मॉल टी हो, फिनोटाइप दिख तो टॉल रहा है लेकिन हो सकता है कि उसमें एक स्मॉल टी भी हो, ठीक है। मतलब स्मॉल टी का जीन भी प्रेजेंट हो, लेकिन फिर भी कैपिटल टी के जीन होने के वजह से कोडेड कैरेक्टर ट्रेट जो है वो
टॉल हो गए। तो चीजें यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। और इसको कंक्लूड कर देते हैं हम लोग जल्दी से। कंक्लूजन में क्या हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एलील। एलील क्या होता है, दो अल्टरनेट फॉर्म होता है, या तीन अल्टरनेट फॉर्म भी हो सकता है, बहुत सारे अल्टरनेट फॉर्म, मतलब एक ही जीन्स के, ऐसा जीन जो किसी एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है, उसी का अल्टरनेट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। चलो मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, मुझे अभी याद आया, ये ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल। एक पॉपुलेशन में क्या होता है ना, बहुत सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई ब्लड ग्रुप को कोड कर रहा है कोई जीन, तो ब्लड ग्रुप क्या है, कैरेक्टर है। ब्लड ग्रुप क्या है, कैरेक्टर, ये क्वालिटी। लेकिन अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। तो अलग अलग अगर ब्लड ग्रुप है तो इसका क्या मतलब है कि ये जीन जो है, मान लो एक ए जीन है, एक बी जीन है, एक ओ जीन है, तो ये अलग अलग जीन जो है ना, अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मान लो ऐसे प्रेजेंट है इस कॉम्बिनेशन में, तो वो ए बी को कोड कर देंगे। अगर इस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होंगे तो सिर्फ बी को कोड करेंगे। ए और ओ प्रेजेंट है तो ए को कोड कर देंगे, ओ प्रेजेंट है तो ओ को कोड कर देंगे। तो ये सारे क्या है एक्चुअल में, ये बात तो समझ में आ गई ना, ये सारे एलील्स हैं किस जीन के, ब्लड ग्रुप कोड करने वाले जीन के। एक कैरेक्टर है, एक ही ब्लड ग्रुप ही है, लेकिन उसके फॉर्म्स अलग अलग हैं। ये बात समझ में आई, एलील जो है जीन ही है, लेकिन ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स है जीन्स के, डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड कंडीशन में दिखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी अब मैं जो जेनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट है, मेंडेलियन जेनेटिक्स, वो अगले स्लाइड में शो करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।